हेलो फ्रेंड्स, चलिए रिवीजन करते हैं। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम यहां पर इस क्लास में रिवाइज करने के लिए बैठे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग अदरवाइज अपने आप में एक ग्रंथ है, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कितना यूजफुल है, इस छोटी सी वीडियो में वो आपके साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो सर फिर ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस वीडियो का पर्पज सिर्फ इतना है, रिवाइज कराने का पर्पज सिर्फ इतना है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग से आ जाता है तो बस आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। यानी यहां पर मैंने इन शॉर्ट सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। अब आप ये सोचने लगे कि सर इस छोटी सी क्लास में आप ये सारे फॉर्मूले हमें एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करके बता दीजिए, तो बच्चे वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप मार्जिनल कॉस्टिंग के ये सभी फॉर्मूले डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के एंड पे कमेंट कर सकते हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूले आखिर डिराइव कैसे हुए हैं। तो ये बात ध्यान रहेगी। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग को जीना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है, आप कमेंट में लिख कर भेजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। या दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि जो कॉर्नर में, वीडियो के कॉर्नर में आपको नंबर दे रखा है 7678528265, आप उस पर मैसेज, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने पहले ही कह दिया है, फॉर्मूले आपको यहां पर रटाना मेरा पर्पज नहीं है। मेरा मानना है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय कि आप ये सभी चीजें जानते हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं मैं। देखिए जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग? सबसे पहले देखिए सेल्स में से पहले हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। अब मैं आपको ये यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो कॉस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होती है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, ये आ जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है? हमारी हेडिंग जो हमने ऊपर दी है वो दे रखी है प्रॉफिट, दिखाई दे रहा है आपको? तो और प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको पता हो यूनिट्स में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब भी बात यूनिट्स की होगी तो लिंक रहेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और जब भी बात रुपीज में होगी तो लिंक रहेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। ये लिंक आपको पता होना चाहिए। क्या कहा मैंने? यूनिट्स की बात होगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रुपीज की बात होगी तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है ही क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन ही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। आगे देखो, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आपको पता हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको रुपीज में पता हो, रुपीज में, तो आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा है पहले ही, इन शॉर्ट आपको सारी चीजें कंप्यूट करने के फॉर्मूलेज मैंने यहां पर पहले ही नोट डाउन किए हुए हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट निकालने का तरीका आपको समझ आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला जा सकता है? देखें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? ये तो हमें पहले ही पता है, ऑब्वियस सी बात है। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। और दूसरा तरीका भी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का, वो क्या है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन यूनिट्स। अच्छा, ये जो यूनिट्स हैं ये सेल्स वाली यूनिट्स हैं। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स यूनिट्स, तो ये हम सेल्स यूनिट्स की बात करते हैं यहां पर, रुपीज में नहीं, यूनिट्स में। और एक और तरीका है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का, प्रॉफिट को आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स से डिवाइड कर दीजिए। सर ये तो हमें पहले नहीं पढ़ा, ये तो हमने पहले नहीं पढ़ा। बेटे अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, आप देखो जरा ऊपर, अभी कुछ देर पहले यहां पर देखिए, ये प्रॉफिट निकालने का तरीका हमने डिस्कस किया आपके साथ। ये कैसे निकाला हमने? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में हो तो हमने कहा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। एक बात बताओ, इसी इक्वेशन से अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना चाहूं तो ये इधर डिवाइड में नहीं आ जाएगा? वही तो मैंने यहां पर लिख दिया है। यानी प्रॉफिट को अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए तो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। अच्छा, अगर सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। सर ये तो आपने नहीं लिखा है यहां पर। बेटा वो हमने नीचे डिस्कस किया है, देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो डिस्कस करते समय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकलती है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये आपको पता है। एक बात बताओ, ये इक्वेशन आपके सामने है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो यहां से अगर मुझे इस इक्वेशन से ये कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और ये सेल्स इधर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब ये आपको अलग से लिखकर देने की जरूरत है क्या, जब आपको ये पता है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और कैसे निकल सकता है, सेलिंग प्राइस इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये भी हम यहां पर लिखना चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा आप इसे, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। आगे देखें और कैसे निकाल सकते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। अब ये जो सेल्स की बात हो रही है ये रुपीज में हो रही है। जब मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने की बात की तो मैंने कहा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स यूनिट्स, तब सेल्स को हम यूनिट्स में लेकर बात कर रहे थे। लेकिन जब मैंने यहां पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात की तो मैं कह रहा हूं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इन रुपीज। अब हम रुपीज में बात कर रहे हैं। और भी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाली जा सकती है, कैसे, 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का टोटल 100 होता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का टोटल अगर 100 होता है तो इनमें से कोई भी एक रेशियो हमें पता है तो दूसरी निकल जाएगी ना 100 में से माइनस करके, वही मैंने यहां पर लिखा है। और एक और तरीका हमने यहां पर लिखा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज इनटू 100। सर ये कहां से फॉर्मूला आया, ये तो हमने नहीं पढ़ा था। आप ऊपर देखिए, यहां पर हमने प्रॉफिट निकालने की बात की थी, सबसे लास्ट वाले मेथड में देखो हमने क्या कहा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगर यहीं से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालनी हो तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इधर डिवाइड में आ जाएगी, प्रॉफिट को डिवाइड कर दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, वही हमने यहां पर किया है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज इनटू 100। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के हमने यहां पर कुछ तरीके डिस्कस कर लिए हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकल जाएगी इस तरह से। अब देखें आगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी निकल सकता है, रुपीज में भी निकल सकता है। कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, यूनिट्स में निकालने के लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकालने के लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बात की कि जब भी बात यूनिट्स की होगी लिंक रहेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और जब भी बात रुपीज में होगी लिंक रहेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। ध्यान रहेगी ये बात। ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के दो फॉर्मूले मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिए हैं। और देखें, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, आपको कोई प्रॉफिट अर्न करना है और वो प्रॉफिट कितना अर्न करना है ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होगी वो निकालने का तरीका हमने यहां पर लिखा है। अगर यूनिट्स में वो सेल निकालनी है तो देखो, यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ऊपर लीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से क्यों, क्योंकि हम सेल्स इन यूनिट्स निकालने की बात कर रहे हैं, और अगर यही सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना हो रुपीज में तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अब डिवाइड कर दीजिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। वही लिंक हमारा यहां पर बार बार आ रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा। जब भी बात यूनिट्स में करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंसीडर करना पड़ेगा, जब भी बात रुपीज में करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो लेकर चलना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो हमने ऊपर डिस्कस किया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाली जा सकती है वो देखिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है सेल्स ओवर एंड अबाउट ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल से ऊपर की जो सेल है उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नाम देते हैं। ये देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कैसे निकाली जाएगी, टोटल सेल्स इन यूनिट्स ले लीजिए, ब्रेक इवन यूनिट्स ले लीजिए, माइनस कर दीजिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। दूसरा तरीका, प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। सर ये क्या, कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है आपने, ये एक ही फॉर्मूला चल रहा है ऊपर वाला जो हमने प्रॉफिट निकालते समय डिस्कस किया था। ये देखो, यहां पर हमने प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कहा था, इस वाले पॉइंट पे देखें, यहां पर
मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर इसी इक्वेशन से मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी हो तो प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ जाएगी। वही चीज हमने यहां पर लिख दी है। ठीक है, आगे देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज में निकालनी हो तो टोटल सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज। ठीक है, और अगर दूसरा तरीका इसे निकालने का क्या है, प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से, तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आ जाएगी। यह फॉर्मूला भी ऊपर प्रॉफिट निकालने वाले तरीके से ही ड्राइव करके यहां पर आता है। ठीक है, और देखें यहां पर हमने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू 100%, यानी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का टोटल हमेशा 100 होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक रेशियो हमें मालूम है तो दूसरी कंप्यूट की जा सकती है। ठीक है, ब्रेक इवन रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का टोटल भी 100% होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक रेशियो हमें पता है तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। सपोज करो ब्रेक इवन रेशियो है 70%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कितनी, 30%। क्योंकि अगर टोटल 100 है और 100 में से ब्रेक इवन सेल्स 70 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30 आ जाएगी 100 में से 70 माइनस करके। ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, इंस्टीट्यूट इस तरह के क्वेश्चन अनगिनत बार एग्जाम में पूछता आ रहा है और पूछता रहेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके जो भी हम ऊपर कंप्यूटेशन या फॉर्मूले डिस्कस करते हुए आए हैं वो हम यहां पर लगाएंगे। एक ही चीज को कंप्यूट करने के न जाने कितने सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सा तरीका पहले क्लिक करता है। सर आपने बहुत शॉर्ट में सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। मैंने पहले ही कहा हम ये मानकर चल रहे हैं इस वीडियो में कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं फटाफट से। अगर आप डिटेल्ड में जाना चाहते हैं, इसकी डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए या दिए गए कॉर्नर पर मैसेज कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। आपको सारा जो भी फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं वो इन डिटेल आपको लेक्चर में मिल जाएगा। देखें आगे, ये रहा क्वेश्चन और ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में अब क्या लिखा है। द फॉलोइंग डेटा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ धूरा लिमिटेड। सर ये क्या नाम है बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज उठाकर कॉपी किया हुआ है, यहां पर ऐसे ही लिखा था। द फॉलोइंग डेटा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ धूरा लिमिटेड आर गिवन टू यू। क्या दिया है, ईयर 13-14 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ, पूरे साल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है 6-6 महीने में। क्या क्या बता रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है आपको दोनों 6 महीनों की, और प्रॉफिट और लॉस भी दे रखा है। फर्स्ट 6 मंथ में 50,000 का लॉस था, सेकंड हाफ में सेकंड 6 मंथ में 2,70,000 का प्रॉफिट था। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर द ईयर 13-14। सबसे पहले मांगा है इन्होंने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बता दीजिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मांगी है। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन, फर्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक तो ये दिया था, प्रॉफिट ओब्लिग लॉस ये बताया था इन्होंने हमें। देखना जरा, कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,50,000, 15,30,000, 10,50,000, 1050 था ना, 15,30,000, 15,30,000। ये दो अलग अलग 6 मंथ की बात की है। एक काम करते हैं, हम यहां पर टोटल भी लिख देते हैं। टोटल सेल्स कितनी हो गई ड्यूरिंग द ईयर, 10,50,000 प्लस 15,30,000, ये आ रही है टोटल सेल्स 25,80,000। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ये कितना कितना था देखो, फर्स्ट हाफ में 50,000 का लॉस, सेकंड हाफ में 2,70,000 का प्रॉफिट।
50,000 का लॉस, 2,70,000 का प्रॉफिट। तो टोटल क्या हो गया? ध्यान से, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो नेट प्रॉफिट कितना पूरे साल में? 2,20,000 का। एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो सेल्स आ जाएगी या नहीं? अच्छा, फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट नहीं लॉस था, तो सेल यानी कितनी रही होगी? 10 लाख की। इस सेल 10 लाख की होगी और कॉस्ट ही 10,50,000 की थी, तभी तो 50,000 का लॉस आया। अच्छा, और सेकंड में प्रॉफिट आया है, तो मतलब सेल कितनी रही होगी? 18 लाख की, और टोटल सेल्स आ गई हमारी 28 लाख। ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में इन्होंने क्या मांगा है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मांगी है। क्या आपको क्लिक कर रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? अब दो आपको प्रॉफिट दे रखे हैं और दो सेल्स दे रखी है, तो हमने इसके लिए क्या तरीका लिखा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट का चेंज देखो सर, 2,70,000 का प्रॉफिट माइनस, ध्यान से ये लॉस है 50,000 का लॉस, तो लॉस को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इस वजह से, और ये 18 लाख की सेल माइनस 10 लाख की सेल्स इनटू 100। तो कितने का चेंज बनेगा? ये 2,70,000 और 50,000 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 3,20,000। सर ये तो आपने डिफरेंस निकालना था, आपने तो ऐड कर दिया। एक निगेटिव 50,000 और एक पॉजिटिव 2,70,000, तो निगेटिव 50,000 से पॉजिटिव 2,75,000 तक का बीच का डिफरेंस चाहिए, तो ऐड ही तो करना पड़ेगा। 3,20,000, ये कितना डिफरेंस आ गया? 8 लाख इंटू 100, 40%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारी आ गई है 40%। सेकंड रिक्वायरमेंट देखेंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई, सेकंड रिक्वायरमेंट में कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट बताइए। देखना, फिक्स्ड कॉस्ट मांग रहे हैं। अब मैं फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूं, जरा ध्यान देना। फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है हमें। हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पता है, हमें सेल्स पता है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है, और एक बार देखना जरा ऊपर क्या लिखा था? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर द ईयर 13-14, यानी पूरे साल की हमें निकाल कर देनी है फिक्स्ड कॉस्ट। सर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी तो पूरे साल की निकालनी थी। बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एक रेशियो है, वो कोई साल की, मंथ की या पर यूनिट ऐसे अलग अलग नहीं आती, वो एक ही रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट अब ये 6 महीने की अलग होगी और साल की अलग होगी, तो मुझे पूरे साल की फिक्स्ड कॉस्ट निकाल कर देनी है। कैसे निकालूंगा, ध्यान दो। हमें पता है, क्या पता है? पहले तो मुझे कंट्रीब्यूशन बताइए पूरे साल का। कंट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, सेल्स पूरे साल की ये हमने निकाल ली है ऊपर 28 लाख, 28 लाख इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%, तो ये कितना आ गया? 11,20,000। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट पूरे साल का कितना है वो भी हमने ऊपर निकाल लिया था। देखो प्रॉफिट की फिगर कहाँ है? प्रॉफिट ये रहा, और सेल्स ये हमने लिखी है। प्रॉफिट है 2,20,000 का, ये लीजिए प्रॉफिट 2,20,000। हमें फिक्स्ड कॉस्ट बतानी है, तो हमें पता तो है प्रॉफिट कैसे निकलता है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट।
प्रॉफिट है 2,20,000 का पूरे साल का, कंट्रीब्यूशन है 11,20,000 का, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट इधर माइनस की है, इधर ले आते हैं, ये प्लस की हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 11,20,000 माइनस 2,20,000, और ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारी आ गई ₹9,00,000। ये लो, सेकंड रिक्वायरमेंट भी हमने बना ली। समझ आ रहा है? रिवाइज करते जा रहे हैं हम सारे कॉन्सेप्ट। थर्ड रिक्वायरमेंट पढ़िए क्या है थर्ड पॉइंट में। कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट बता दो। फिक्स्ड कॉस्ट पता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट में रखा ही क्या है? ये लो, ब्रेक इवन सेल्स। अब रुपीज में ही निकालनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमारे पास है नहीं। कैसे निकलती है ब्रेक इवन सेल्स? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट अभी अभी हमने निकाली पूरे साल की 9,00,000, डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में निकाली थी 40%, ₹22,50,000। ये लीजिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखिए, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वेयर सेल्स आर 25 लाख। कह रहे हैं प्रॉफिट बताओ अगर सेल 25 लाख की हो। इसमें क्या है, सेल दे रखी है, प्रॉफिट मांग रहे हैं। कितनी सेल्स दे रखी है? 25 लाख, और प्रॉफिट इन्होंने मांगा है हमसे। तो पहले तो 25 लाख की अगर सेल होगी तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 25 लाख की सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 40%, कितना आ जाएगा? 10 लाख। और अगर कंट्रीब्यूशन पता है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, तो प्रॉफिट निकालने में रखा ही क्या है? ये लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन 10 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट हमने सेकंड रिक्वायरमेंट में निकाली है 9 लाख, और ये आ गया हमारा प्रॉफिट ₹1 लाख का। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, सभी फॉर्मूलेज पता है, क्वेश्चन करने में कुछ है ही नहीं। देखो कितनी जल्दी जल्दी सोल्व होता जा रहा है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 6,50,000। कह रहे हैं सेल्स की वो फिगर बताइए जिससे कि हम सेल करके 6,50,000 का प्रॉफिट अर्न कर सके। यानी क्या मांगा है? सेल्स टू अर्न दिस प्रॉफिट। तो सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने अभी रिवाइज किया था। ये लीजिए, फिफ्थ रिक्वायरमेंट, सेल्स टू अर्न desired profit is equal to fixed cost plus desired profit divided by profit volume ratio। फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाल रखी है 9 लाख, प्रॉफिट कितना अर्न करने के लिए कहा है इन्होंने? 6,50,000 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 40% इज इक्वल टू रुपीज। डायरेक्ट कंप्यूट करके बता दो। ₹38,75,000। 38,75,000 ये प्रॉफिट आ गया हमारा। अगर ये सेल आ गई हमारी, अगर 6,50,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो। नेक्स्ट सिक्स्थ रिक्वायरमेंट, सिक्स्थ रिक्वायरमेंट में क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अब ये नई कहानी बना दी इन्होंने। इस कंप्यूटेशन को करने के लिए मैंने क्वेश्चन आपको रिवीजन क्लास में करा रहा हूं।
कह रहे हैं अगर कॉस्ट पर 25% का प्रॉफिट अर्न करना हो, किस पर? अगर कॉस्ट पर 25% का प्रॉफिट अर्न करना हो तो कितनी सेल करनी पड़ेगी वो बताओ। कॉस्ट पर 25% का प्रॉफिट अर्न करना है, ये ध्यान रखना। चलो देखते हैं। ध्यान से, लेट रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू, बहुत सारे तरीके हैं इसे निकालने के, जैसा आपको समझ आए, जैसा आपके माइंड में क्लिक करे आप वैसे निकाल सकते हैं। देखो मैंने सेल्स की वैल्यू ही x रुपी एज्यूम कर ली, सेल्स ही हमने कितनी एज्यूम कर ली है x। अब जरा ध्यान देना, अगर सेल्स x है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें पता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितनी है 40%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितनी है 40%, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन होगा सर सेल्स x है तो ये 40% यानी आ गया 0.4x। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन। चलो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी होगी? मैंने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कहा, सर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 100 माइनस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दैट इज 60%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? सर सेल्स x है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है तो x का 60% ही आ जाएगी 0.6x। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फिक्स तो फिक्स्ड है, इज इक्वल टू ₹9 लाख। कुछ टर्म्स मैंने यहां पर एक एक करके लिख दी हैं। अब इन्होंने कहा है प्रॉफिट कितना चाहिए, इन्होंने कहा प्रॉफिट चाहिए कॉस्ट का कितने परसेंट? 25%। कॉस्ट का 25% प्रॉफिट चाहिए। ये लो टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में क्या आना है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट 0.6x प्लस 9 लाख। ठीक है जी, ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूं मैं आपको। प्रॉफिट इन्होंने कहा है कॉस्ट का 25%, तो टोटल कॉस्ट का 25%। टोटल कॉस्ट हमने ऊपर लिखी है 0.6x प्लस 9 लाख। इसका 25% कर लीजिए, कितना आता है बताओ जरा। यह आ जाएगा 0.15x प्लस 2,25,000। 0.15x प्लस 2,25,000। अब आप मुझे बताइए, सोचकर बताइए कैसे, क्या प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट निकल सकता है क्या? प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कह रहा हूं मैं, तो से प्रॉफिट ये रहा, यानी 0.15x प्लस 2,25,000 इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स तो हमने क्वेश्चन में ही एज्यूम की हुई है, x एज्यूम कर रखी है, माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये रही, .6x प्लस 9 लाख। देखिए जरा, क्या आप इसे x के लिए सोल्व नहीं कर सकते हो? क्योंकि x की वैल्यू ही तो हमारी सेल्स आ जाएगी। ये लो इसे सोल्व कर लेते हैं। 0.15x 15x प्लस 2,25,000 इज इक्वल टू x माइनस 0.6x माइनस 9 लाख। x की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी फिगर्स को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। 0.15x माइनस x ये आ जाएगा प्लस 0.6x इज इक्वल टू
माइनस का 9 लाख, 2,25,000 इधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा 2,25,000। ये 0.15 -1 प्लस 0.6, ये आ गया माइनस का 0.25x इज इक्वल टू, और ये दोनों ही चीजें माइनस की हैं, तो ये माइनस का 9 लाख और माइनस का 2,25,000 कितना हो जाएगा, माइनस 11,25,000। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दो और यही हमारी सेल्स वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू 11,25,000 डिवाइडेड बाई 0.25 इज इक्वल टू ₹45 लाख। ये लो, जो रिक्वायर्ड सेल्स हमें निकालनी थी वो कितनी आ गई है, 45 लाख। यानी 45 लाख की अगर ये सेल करें तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट का 25% आ जाएगा। रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू ₹45 लाख। सर ये तो बड़ा लेंथी प्रोसीजर हो गया, एक्स की टर्म में आपने मैथमेटिक्स की तरह सोल्व किया है। मैंने पहले ही कहा, न जाने कितने सारे तरीके हैं जो आप इस तरह की रिक्वायरमेंट को सोल्व कर सकते हैं। सर और किसी तरह से भी कर सकते थे क्या? बिल्कुल सही बात, किसी और तरह से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो जरा। ऑल्टरनेटिवली, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लेट सेल्स इज इक्वल टू ₹X। प्रॉफिट कितना बताया है इन्होंने? इन्होंने प्रॉफिट बताया 25% ऑफ कॉस्ट। ध्यान से समझ लेना, 25% ऑफ कॉस्ट। अगर कॉस्ट का 25% है तो सेल्स का कितना, क्या निकालना जानते हो क्या आप? ये लो मैं बता देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एज्यूम कर लूं तो इन्होंने प्रॉफिट कहा है 25% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट यानी 100 का 25% 25 ही रहेगा, तो सेल कितनी हो जाएगी, 125। ये बात समझ आई? अच्छा अब आप मुझे बताइए कि ये प्रॉफिट ये इसका 25% है, कॉस्ट का 25%, तो 125 का कितना परसेंट है ये बता दो। यानी ये परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं हम क्या कह रहे हैं, ये 25 इसका कितना परसेंट है 125 का, वो निकालो। तो मैं कैसे कह सकता हूं, जरा ध्यान दो। मैं कह सकता हूं 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 100% ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का कितने परसेंट आ गया, 20% ऑफ सेल्स। अगर कॉस्ट का 25% तो सेल्स का 20%। अब आपको ये पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर प्रॉफिट निकल सकता है कंट्रीब्यूशन, देखो कितना शॉर्टकट तरीके से निकल जाएगा अब ये क्वेश्चन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट सेल हमने एक्स एज्यूम की है तो एक्स का 20%, अभी निकाला ना हमने 20% ऑफ सेल्स। अच्छा कंट्रीब्यूशन कितना, एक्स का 40%, क्यों, क्योंकि हमारी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% थी, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है क्वेश्चन में कितनी देर निकाली थी हमने, 9 लाख। ये लो इसे एक्स के लिए सोल्व कर दो, आपकी डिजायर्ड वैल्यू डिजायर्ड सेल्स आ जाएगी। 0.2x इज इक्वल टू 0.4x माइनस 9 लाख। 0.2x माइनस 0.4x इज इक्वल टू माइनस का 9 लाख।
माइनस करेंगे आ गया 0.2x इज इक्वल टू माइनस का 9 लाख। ये x से x हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 लाख डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू ₹45 लाख। चेक कर सकते हैं आप, यही तो ऊपर हमने निकाला था 45 लाख, देखो ये 45 लाख और यहां पर भी हमने निकाला 45 लाख। जैसे मर्जी आप निकालें, बात समझ आ रही है। और ये रिक्वायरमेंट तो कुछ इस तरह की है कि आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपने ये कंप्यूटेशन ठीक की है या नहीं। अच्छा सर, हम कैसे पता लगा सकते हैं? ये लो, वो भी करवा देता हूं मैं, वेरिफिकेशन। क्योंकि प्रॉफिट कितना अर्न करना है सेल से, वो तो हमें क्वेश्चन में बताया था। इन्होंने कहा था 25% ऑफ कॉस्ट अर्न करना है, यही बोला था। तो एक बात बताइए, अभी हमने ये हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये सेल्स है। मुझे बताओ प्रॉफिट कैसे निकालते हो? प्रॉफिट बोल रहा हूं सर, प्रॉफिट हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल अभी जैसे हमने किया बिल्कुल वैसे ही, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अगर 45 लाख की सेल है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 9 लाख की। 45 लाख का 40% 18 लाख माइनस 9 लाख, तो कितना आ गया प्रॉफिट? 9 लाख का प्रॉफिट आ गया। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट बता सकते हो क्या सर? सेल्स में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दें तो कॉस्ट आ जाएगी या नहीं? इसमें भी कुछ बताने वाली। तो कॉस्ट कितनी आ गई? ₹36 लाख। इन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था इस तरह की सेल निकाल कर बताइए कि हमारा प्रॉफिट कॉस्ट का 25% हो। एक बात बताओ, ये रही आपकी कॉस्ट और ये रहा आपका प्रॉफिट। आप चेक करके बताओ, इस 36 लाख का 25% निकालो, प्रॉफिट यही आ रहा है कि नहीं? 36 लाख की कॉस्ट थी, इसका 25% प्रॉफिट चाहिए था, तो 9 लाख ही तो है। तो देखो 9 लाख ही आ रहा है ना, इसका मतलब हमने जो 45 लाख की सेल्स निकाली है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आया आपको क्वेश्चन? आगे बढ़ें फिर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। देखिए कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट क्या है? जब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं और दो ऑप्शन में आप कहते हैं सर कोई भी चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस लेवल को हम कहते हैं इनडिफरेंस हो जाना। यानी दोनों में किसी डिफरेंस का ना रह जाना हम कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। यानी आप ये समझें कि आपके सामने दो ऑप्शन है, दो मशीनें आपने एक मशीन परचेज करनी है और आपके सामने दो मशीनें हैं, तो दोनों में से कौन सी परचेज करें? तो डिपेंड करेगा कि आप कितनी यूनिट बनाना चाहते हैं। वो नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्यूट करना जिससे दोनों मशीनों की टोटल कॉस्ट इक्वल आ जाए। ध्यान से सुना आपने मैंने क्या कहा? वो नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्यूट करना जिससे दोनों मशीनों की कॉस्ट इक्वल आ जाए, उन यूनिट्स को, उस लेवल ऑफ आउटपुट को हम नाम देते हैं कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट। और ये कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है वो ये देखिए, ये लिखा हुआ कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों मशीनों की फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस ऊपर ले लीजिए, डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, आपका कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट आ जाएगा। एक एग्जांपल हमने यहां पर लिखा हुआ है, वो डिस्कस करते हैं। देखें, एक्स लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स ओल्ड मशीन्स। एक्स लिमिटेड अपनी पुरानी मशीन में से कोई मशीन रिप्लेस करना चाहती है, ठीक है।
The alternative machines, namely M1, M2 and M3 are under its consideration. तीन मशीनें हैं जो जिनमें से इन्हें एक मशीन चूज करनी है. The cost associated with these machines are as follows. और तीनों मशीनों से रिलेटेड कॉस्ट इन्होंने आपको नीचे दे रखी है, ध्यान से पढ़ें. M1, M2, M3, direct material cost per unit, direct labor cost per unit, variable overhead per unit and fixed cost per annum. देखा, variable cost आपको per unit दे रखी है, fixed cost आपको totality per annum में दे रखी है. You are required to compute the cost and difference points for these alternatives. ये जो alternatives आपको ऊपर दे रखे हैं, इनके लिए cost and difference point निकालें, ठीक है. Based on these points, suggest a most economical alternative machine to replace the old one when the expected level of annual production is 1200 units. अगर कंपनी को 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी हो ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में, तो कौन सी मशीन उनके लिए सबसे बेस्ट मशीन होगी वो भी आपने बताना है इन कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट के बेसिस पर. तो पहले तो कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट निकालते हैं. देखें, सॉल्यूशन ध्यान से जरा. M1, M2, M3, ये थ्री मशीन्स आपको इन्होंने दे रखी हैं. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट देखना, 50, 100, 150. $50, 100, 150. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 40, 70, 200. 40, 70, 200. और क्या था? वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, 10, 30, 50. 10, 30, 50. और तो कोई वेरिएबल कॉस्ट है नहीं. ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये आ गया 100, 200 एंड ये बनता है 400. फिक्स्ड कॉस्ट ये कभी पर यूनिट होती नहीं, ये दे रखी है पर एनम. देखिए, 2,50,000, 1,50,000, 70,000. 2,50,000, 1,50,000 एंड 70,000. हमसे इन्होंने कहा कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट निकालिए. तो कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट निकालना कैसे बताया मैंने आपको? कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, क्या बताया था? चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव दो नहीं, यहां पर तीन है, तो तीनों के लिए हमें कंप्यूट करना पड़ेगा. कैसे कंप्यूट करेंगे वो जरा ध्यान दो. ये लीजिए, बिटवीन, इन डिफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, M1 एंड M2. M1 एंड M2 के बीच का कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट, तो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 2,50,000 M1 की है, 1,50,000 M2 की है, डिवाइडेड बाई वेरिएबल कॉस्ट का चेंज देख लो,
M2 की है 200, M1 की है 100। इसमें ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि सर कौन सी पहले कौन सी बाद में लिख रहे हैं, सीधा सीधा पॉजिटिव डिफरेंस निकाल कर लिखें और डायरेक्ट कंप्यूट करके बताएं जरा कितना आ गया ये। 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। सेम इसी तरह बिटवीन M2 एंड M3, M2 और M3 की फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस 1,50,000 माइनस 70,000 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 200 इज इक्वल टू 400 यूनिट्स। बिटवीन, और क्या रह गया, M1 एंड M3। एक ऑप्शन ये भी तो है M1 और M3 का। देखिए 2,50,000 सभी ऑल्टरनेटिव के बीच निकालना है ना हमने इंडिफरेंस पॉइंट, माइनस 70,000 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 100, ये कितना आ गया, 600 यूनिट। एक तो इन्होंने इंडिफरेंस पॉइंट मांगा था और फिर कहा था कि इन कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट के बेसिस पर आपने बताना है कि अगर कंपनी को पूरे साल में 1200 यूनिट बनानी होती हैं तो कौन सी मशीन बेस्ट होगी। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए बनाते हैं हम एक स्टेटमेंट ऑफ रेंज, स्टेटमेंट ऑफ रेंज। स्टेटमेंट ऑफ रेंज से आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पर कौन सी मशीन सबसे बेस्ट मशीन होगी और यही बनाकर हम कंपनी को रिकमेंड कर देंगे। देखिए स्टेटमेंट ऑफ रेंज बनाना, क्या कहूं, आसान काम नहीं लगता है स्टूडेंट्स को। मैं यहां पर शॉर्ट में ही बनवाऊंगा क्योंकि हम तो रिवीजन करा रहे हैं। आसान काम स्टूडेंट को लगता नहीं है। वीडियो डाल रखी है मैंने, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो की हेडिंग ही कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट के नाम से है, यानी वो वीडियो ही सिर्फ कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट पर है। वहां पर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यहां पर फिर भी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूंगा कैसे सबसे बेस्ट मशीन का चयन आप कर सकते हैं। देखें जरा, सबसे पहले देखें कि सबसे कम फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन कौन सी है। सबसे कम फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन, सर सबसे कम फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन है M3। M3 से ऊपर बढ़ो, अब इससे ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट वाली, सर इससे ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट है अब 1,50,000। मैं फिक्स्ड कॉस्ट का सीक्वेंस देख रहा हूं और यही मैं आपको बता रहा हूं कि तरीका मैं आपको बता दूंगा। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जानना है तो आप दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है सीए राजीव भार्गव, उस पर जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। अगर अदरवाइज आप इसी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, 70,000 सबसे कम फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन है, तो सबसे पहले यही लिखेंगे हम, M3। सबसे पहले सबसे कम फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन M3। अच्छा, इसके बाद इससे ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट किसकी है, M2 की है। सर इससे ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट किसकी है, M2 की। तो इन दोनों का कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट देखो जरा, यानी M3 और M2 का कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट की बात कर रहा हूं। सर M2 और M3 का कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट ये रहा 400 यूनिट्स। देखो जरा मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा बिलो 400 यूनिट्स, यानी 400 यूनिट से कम लेनी है तो M3 बेस्ट है। ठीक है, कम बनानी है तो, अगर एग्जैक्टली 400 बनानी है तो M3 ओब्लिग M2। सर M2 कैसे लिया, मैंने बताया ना, M3 से ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट किसकी है, M2 की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अबाव या अबाव ना लिखकर 400 तक तो हमने ऊपर कवर कर ही लिया है।
हम यहां पर लिखेंगे 401, तो अबाउ ही हो जाएगा ना, 401 2। अब देखो जरा, M2 से ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन कौन सी है सर? इससे ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन है फिर M1। तो इन दोनों का डिफरेंस पॉइंट बताइए, M1 और M2 का डिफरेंस पॉइंट। सर हमने निकाला था 1000, 1000। तो 1000 तक अब ये मशीन बेस्ट रहेगी, तो मैं यहां पर लिखूंगा 999। मुझे 1000 तक ये वाली मशीन बेस्ट रहेगी M2। और जब मैं यहां पर लिखूंगा 1000, क्योंकि 1000 M2 और M1 का कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट था। देखो ये कवर कर दिया हमने। अच्छा, अब हम यहां पर लिखेंगे अबव 1000, अगर 1000 से भी ज्यादा बनानी है तो अब M1 बन गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ रेंज। आपको समझ आया मैंने कैसे बताया आपसे? मैंने कहा पहले सबसे कम फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन देखो, वो सबसे कम यूनिट के लिए बेस्ट होगी, फिर उससे ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन उससे ज्यादा के लिए, फिर उससे ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन उससे ज्यादा यूनिट्स के लिए। और ये हम कैसे बता पा रहे हैं यूनिट्स? ये हमने कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट से देखकर लिखी हैं। अच्छा सर, ये वाला इंडिफरेंस पॉइंट तो आपने लिया ही नहीं, ये 600 तो हमने लिया ही नहीं, और ये क्यों नहीं लिया, ये भी बता दो सर। देखिए हमेशा अगर 3 मशीनें हैं तो एक कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट बेकार हो जाएगा। आप उसे कैसे पहचानेंगे बेकार हो जाएगा? आपने फिक्स्ड कॉस्ट का सीक्वेंस देखना है। सर 70,000 से महंगी थी, फिर 1,50,000, और फिर इससे महंगी थी 2,50,000। आप जहां सीधा 70,000 से यहां पर आएंगे 2,50,000 पर, यानी इन दोनों मशीनों का ही कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट बेकार होगा। सबसे कम वाली M3, तो सबसे पहले हमारा यहां पर M3 आएगा, इससे महंगी फिर M2 थी, फिर हमारा M2 आएगा, और सबसे महंगी M1 थी, फिर हमारा M1 आएगा। अब इस स्टेटमेंट से देखकर क्या आप बता सकते हैं कि अगर कंपनी को 1200 यूनिट्स पर एनम बनानी पड़ती हो तो कौन सी मशीन बेस्ट होगी? तो रेंज में देख लीजिए, 1200 इस रेंज में कवर होगा। कौन सी मशीन बेस्ट है? M1 बेस्ट है, इसे रिकमेंड कर देंगे। Machine M1 is recommended to produce 1200 units per annum। बन गया क्वेश्चन। और मैं आपसे एक ही बात बार बार बोल रहा हूं। वो क्या बोल रहा हूं मैं? ये हम रिवीजन कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। डिटेल कॉन्सेप्ट जानना है, वो हमारा सिलेबस अलग है, यूट्यूब पर भी उसकी कुछ वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं। पूरा सिलेबस आपने परचेज करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। आगे बढ़ाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अब हमारा इसी चैप्टर में, अभी तो यही चैप्टर चल रहा है। ये देखो, ये कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान से समझना आप इसको भी। देखिए ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट से हमारा मतलब क्या है? एक कंपनी जब एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाती है तो आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाता है। सर यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर रुपीज में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। लेकिन अगर एक कंपनी सेम रिसोर्सेज का यूज करते हुए एक ही फैक्ट्री के अंदर एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट बनाए, जिनका सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी डिफरेंट हो, बस फिक्स्ड कॉस्ट कॉमन हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी एक फैक्ट्री के अंदर 2 तरह के प्रोडक्ट बनाएगी तो उसे फिक्स्ड कॉस्ट 2 बार पे करनी पड़ेगी, फैक्ट्री का रेंट 2 बार देना पड़ेगा, सुपरवाइजर को डबल सैलरी देनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कॉमन है, 2 तरह के प्रोडक्ट हैं या 2 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट हैं,
उस केस में अब हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो सही, लेकिन कंट्रीब्यूशन कौन से प्रोडक्ट का? क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिफरेंट अमाउंट का होगा। तो अब इस केस में हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालें, वो हमें यहां पर डिस्कस करना है। यानी जब एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हों तो उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाए, उसी ब्रेक इवन पॉइंट को हम यहां पर नाम देते हैं ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, या कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, या कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, या ग्रुप ब्रेक इवन पॉइंट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, आप जरा ध्यान से समझ लेना। ये देखिए जरा, ग्रुप, आप इसे ग्रुप ब्रेक इवन पॉइंट कहें, देखो बहुत सारे नाम लिखे हैं, ग्रुप, कंबाइंड, कंपोजिट, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। यूनिट्स में निकालना हो, अगर यूनिट्स में निकालना हो तो मैंने बताया था किस चीज का लिंक करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। देखना जरा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रुप, कंबाइंड, कंपोजिट, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी अब हमें यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट को ग्रुप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब सर ये ग्रुप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, थोड़ी देर बाद आकर समझ लेंगे इस बात को भी। आगे देखो, ग्रुप, कंबाइंड, कंपोजिट, ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स, और यहां पर हम बात कर रहे हैं इन रुपीज। रुपीज में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रुप, कंबाइंड, कंपोजिट, ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यानी फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे ग्रुप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। इतनी बात ठीक है। अब दो बातें समझने वाली रह गई हैं कि सर ये ग्रुप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा या ग्रुप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकलेगी। ये देखें, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये कैसे निकाला जाएगा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? ये देखो हमने लिखा है ग्रुप, कंबाइंड, कंपोजिट, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक तरीका, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, मतलब जितने भी तरह के प्रोडक्ट हैं सभी प्रोडक्ट से मिलने वाला टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, पर यूनिट नहीं, टोटल। पीरियड में जिस प्रोडक्ट की जितनी भी यूनिट्स बनाई जाती हो उससे टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा डिवाइड बाय टोटल यूनिट, सभी प्रोडक्ट की नंबर ऑफ यूनिट्स को ऐड करके उससे डिवाइड कर दो, तो उसे हम कहेंगे ग्रुप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और दूसरा तरीका भी है, सीपीयूए। ये क्या है, इसका मतलब है, देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, सीपीयू का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू वेट ऑफ ए, डब्ल्यू से हम किसे डिनोट कर रहे हैं, वेट को, प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बी इनटू वेट ऑफ बी प्लस डॉट 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 से मतलब क्या है, जितने तरह के भी प्रोडक्ट हों उस तरह से हम ये प्रोपोर्शन इसी तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड करते रहेंगे। यानी प्लस ग्रुप, प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ सी इंटू वेट ऑफ सी, प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ डी इंटू वेट ऑफ डी, इस तरह से डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी प्लस वेट ऑफ डी, इस तरह से। दो तरीके हैं यहां पर, मैंने दोनों डिस्कस कर लिए हैं। देखो मैंने स्टार लगाकर ये क्लैरिफाई भी किया है यहां पर। हियर वेट दैट इज डब्ल्यू मींस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। वेट से मतलब किससे है, नंबर ऑफ यूनिट्स की रेशियो से, ठीक है। सीपीयू का मतलब मैंने बताया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ए बी सी ये क्या है, आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकाली जाएगी, ग्रुप, कंबाइंड, कंपोजिट, ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। एक तरीका तो ये रहा, सभी प्रोडक्ट से मिलने वाला टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स इनटू 100। और दूसरा तरीका, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए इनटू वेट ऑफ ए प्लस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ बी इनटू वेट ऑफ सी बी प्लस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ सी इनटू वेट ऑफ सी, इस तरह से प्लस करते जाएंगे, डिवाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी, इस तरह से। हियर वेट दैट इज डब्ल्यू मींस रेशियो ऑफ सेल्स इन रुपीज। ध्यान से, ऊपर जो हमने वेट की बात की थी वहां पर हमने बात की थी नंबर ऑफ यूनिट्स का वेट, और नीचे हम बात कर रहे हैं सेल्स इन रुपीज का वेट, और ये दोनों वेट अलग अलग होंगे, ठीक है ना। चलो सर दोनों वेट अलग अलग कैसे होंगे, मैं दिखा देता हूं कैसे। देखिए जरा,
मान लीजिए एक प्रोडक्ट है ए, एक प्रोडक्ट है बी। यूनिट्स, सेलिंग प्राइस एंड सेल्स। मान लीजिए ए की यूनिट्स हैं 1000, इसका सेलिंग प्राइस है ₹10, तो ये कितना रेवेन्यू हो गया इससे? 10,000 का। बी की यूनिट्स हैं 2000, इसका सेलिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल 5, तो ये कितना हो गया? ये भी 10,000 का। टोटल यूनिट्स कितनी हुई? 3000, और टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो गई? 20,000। अगर हम निकालेंगे ग्रुप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ग्रुप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हम वेट लेकर चलेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स का। और ये क्या वेट है? ये वेट है 1:2। दिखाई दे रहा है? 1000, 2000, 1:2। और अगर हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालेंगे, ग्रुप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो हम वेट लेकर चलेंगे सेल्स इन रुपीज का। देखना 10,000 10,000, तो इस वेट को मैं क्या कह सकता हूं? 1:1। ये वेट यूज होगा ग्रुप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए, ग्रुप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए, और ये वेट यूज होगा ग्रुप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए। तो दोनों वेट डिफरेंट होते हैं, ये मैंने आपसे यहां पर डिस्कस कर लिया है। देखें जरा, इससे हमने एक क्वेश्चन यहां पर देखो, ऊपर मैंने लिखा भी है, पीवी से मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ए बी से मतलब आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जितने भी तरह के प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिए गए होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। ये देखें, एडवांस्ड कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। देख रहे हैं आप? 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, 4 तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं अंडर द ब्रांड नेम्स ए बी सी एंड डी। चारों का नाम दे दिया है इन्होंने। द सेल्स मिक्स इन वैल्यू, ध्यान से पढ़ना जरा, द सेल्स मिक्स इन वैल्यू, वैल्यू में उनका मिक्सचर दे रखा है, कंप्राइजेज 33 1/3%, 41 2/3%, 16 2/3% एंड 8 1/3% ऑफ प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। बताइए, ये जो वेट दिया है, ये जो रेशो दी है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स की रेशो है या सेल्स इन रुपीज की रेशो है? क्या लिखा था? द सेल्स मिक्स इन वैल्यू, ये सेल्स इन रुपीज की रेशियो है। यानी इसे कहां पर यूज किया जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए या ग्रुप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए? ग्रुप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए। द टोटल बजटेड सेल्स 100% आर 1 लाख पर मंथ। एक महीने की सेल दे रखी है, पर मंथ 100% पर सेल जो होती है वो 1 लाख रुपीज की होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर variable cost ratio, A 60% of selling price, B 68% of selling price, C 80% of selling price, D 40% of selling price। फिक्स्ड कॉस्ट दे दी है 24,500 पर मंथ। अच्छी बात है। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट्स ऑन ओवरऑल बेसिस। सारी चीजें पर मंथ दे रखी हैं, सेल्स भी फिक्स्ड कॉस्ट भी, मैं तो ब्रेक इवन पॉइंट भी पर मंथ ही निकाल दूंगा, मंथली। 24,500 तो फिक्स्ड कॉस्ट तो कॉमन है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालनी पड़ेगी ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखें जरा, करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, ध्यान से। कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो, दो तरह से मैंने ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का तरीका आपको बताया है। मैं दोनों तरह से डिस्कस करूं? चलो दोनों तरह से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ ही तो रहे हैं। प्रोडक्ट्स वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, सेल्स मिक्स,
सेल्स। कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट इन्होंने हमें दिए हैं ए, बी, सी एंड डी। वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्वेश्चन में दे रखी थी, देखिएगा 60, 68, 80, 40। 60, 68, 80, 40। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होगी, हमने डिस्कस किया था। वेरिएबल कॉस्ट रेशो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का टोटल क्या होता है, 100 होता है। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो आपको पता है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कितनी बताइए, ये हो जाएगा 40%, 32%, 20%, 60%। सेल्स मिक्स क्वेश्चन में दे रखा था, सेल्स मिक्स ये रहा 33 1/3, 41 2/3। 33 1/3%, 41 2/3%, और कितना 16 2/3, 8 1/3। 16 2/3%, 8 1/3%। सेल्स मिक्स हो गया। टोटल सेल्स इन्होंने हमें दे रखी थी 1 लाख की। अब आप एक बात बताइए, अगर टोटल सेल्स मुझे मालूम है और सेल्स मिक्स मुझे मालूम है तो एबीसीडी की अलग अलग सेल नहीं बता सकते हो, बताओ जरा। 1 लाख का, ये 1 लाख टोटल सेल्स है, इसका 33 1/3% कितना बनेगा, ये 33 1/3% आ गया 33,333.333, राउंड ऑफ कर देते हैं। अच्छा 41 2/3% कितना बनेगा, 41,667 कर देते हैं, ठीक है। 16 2/3% कितना बनेगा, 16,667, और 8 1/3% कितना बनेगा, 8,333। ये आ गई हमारी टोटल सेल्स। कंट्रीब्यूशन बताओ। अच्छा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, अगर ये सेल्स है तो सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना आता है, सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन आ गया 13,333, राउंड ऑफ करते हुए ले रहे हैं। इसी तरह यहां पर ये सेल्स है 41,667, इसका 32% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से मल्टीप्लाई करके बताइए, 13,333। यहां पर भी हमने राउंड ऑफ कर दिया। 16,667 का 20%, 3,333। अच्छा 33 पैसे हमने यहां पर राउंड ऑफ कर दिए, 33 पैसे यहां पर, 33 पैसे यहां पर, ये तो लगभग 1 रुपया के आसपास राउंड ऑफ हो जाएगा। 4 कर लेते हैं, 1 रुपये का डिफेक्ट आ रहा है ना, कहीं पर भी इसे मैं 4 कर देता हूं, ये लो, इसे मैं यहां पर कर देता हूं 4। लास्ट रह गया, इसका भी निकालो, 8333, इसका 60%, ये तो अपने आप ही एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है कितनी, 5,000। टोटल कंट्रीब्यूशन बताइए, 35,000। ग्रुप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 35,000 डिवाइड बाय टोटल सेल्स कितनी है 1 लाख इनटू 100। 2 कॉन्सेप्ट दिए ना मैंने आपको, कितना आ गया 35%। सर फॉर्मूला नहीं लिखना, एग्जाम में लिखना पड़ेगा बच्चे, यहां पर तो हमने पढ़ ही लिया है। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका क्या था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए, देखना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए कितनी थी 40, इनटू वेट ऑफ ए, वेट कितना था 33 1/3%। समझ आई बात, प्लस
बी का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितनी है 32% इंटू इसका वेट है 41 2/3% प्लस सी की प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20 इंटू इसका वेट 16 2/3% प्लस डी की प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 60 इंटू इसका वेट 8 1/3%। ये चेक करके देख लो, आपका 35% ही आ रहा होगा। चेक कर लीजिए। सर आपने तो वहां पर बताया था वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी प्लस वेट ऑफ डी से डिवाइड भी करना है। बेटा जब मैंने यहां पर परसेंट लगा दिया, या तो आप ये परसेंट ही मत लगाओ, इसे सीधा 33 1/3 लो, 41 2/3 लो, 16 2/3 लो, 8 1/3 लो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जब मैंने लगा दिया तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली अपॉन में 100 का काम करता है। इन वेट का सबका टोटल 100 ही तो आ रहा है। आप यहां पे परसेंट हटाकर नीचे सीधा ओवरऑल डिवाइडेड बाई 100 कर दो, बात तब भी एक है। जब हमने वहां पर उन्होंने परसेंटेज में दे रखा था तो मैंने परसेंटेज वहीं पर लगा दी, तो ऑटोमेटिकली अपने आप 100 से डिवाइड होता जा रहा है। बात समझ आई? परसेंटेज में है तो हमने इस तरह से कर दिया है। अगर ऐसे दे रखा होता 1:2:3:4 या ऐसे रेशो में दे रखा होता तो फिर मैं लिख कर चलता। परसेंटेज था, मैंने वहीं पर परसेंटेज लगा दी है। क्लियर है? हमने यहां से निकाला तो भी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 35%, यहां से निकाला तो भी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 35%। और मैंने तो पहले ही बताया था आप जैसे मर्जी निकालें, हमें निकालना था ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट या ग्रुप ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रुप कहिए ओवरऑल कहिए, बात एक ही है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए 24,500 24,500 डिवाइडेड बाई 35%, दैट इज इक्वल टू रुपीज 70,000। ब्रेक इवन सेल्स आ गई 70,000, यानी 70,000 की अगर सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर पहुंच जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ये तो बताने वाली बात है नहीं रिवीजन कराते समय, ये बात ठीक है। सर किस प्रोडक्ट की सेल करेंगे 70,000 रुपीज की? बेटा सभी प्रोडक्ट की सेल करेंगे। किस रेशो में? ये जो रेशो इन्होंने वेट के नाम से हमें दे रखी है, इस रेशो में ये 70,000 को डिवाइड कर दो, अगर इतनी सेल होगी तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएगी। ये हमने क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया है। सेकंड रिक्वायरमेंट देखें जरा, क्या लिखा है? ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल्स मिक्स इज चेंज्ड एज फॉलोज, द टोटल सेल्स पर मंथ रिमेनिंग द सेम। अगर मिक्सचर ये हो जाए 25 40 30 और 5% का, ये क्या चेंज कर दिया इन्होंने? वेट चेंज कर दिया है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। अच्छा अगर वेट चेंज हो जाएगा तो ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी चेंज हो जाएगी। करें क्या? कर लोगे? चलो फटाफट से कर लेते हैं इसे भी। सेकंड रिक्वायरमेंट में डायरेक्ट कर दूं, ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होगी? ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वेट से का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। कितना कितना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो था इनका? ए की प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 40 इंटू वेट, अभी देख लेंगे, प्लस बी की प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो थी 32, वेट अभी देख लेंगे, प्लस सी की प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20, वेट अभी देख लेंगे, प्लस डी की प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 62, वेट अब देख रहे हैं। देखिए क्या वेट चेंज करने के लिए कहा था इन्होंने? रिवाइज्ड वेट। क्या वेट चेंज करने के लिए कहा था इन्होंने? रिवाइज्ड वेट। देखो 25 40 35, 25 40 35 और मैंने यहीं पर परसेंटेज लगा दी है, तो मुझे बता दो निकाल कर डायरेक्ट कितना आ रहा है? ये आ गया हमारा 31.8%।
31.8%। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, फॉर्मूला में बार बार नहीं लिख रहा हूं। फिक्स्ड कॉस्ट 24,500 डिवाइडेड बाय ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 31.8% इज इक्वल टू, दैट इज रुपीज 77,044। ये देखिए, समझ आया कॉन्सेप्ट आपको? ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आए तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। हालांकि मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में कहीं पर भी यूज की जा सकती है, वो सारी डिसीजन मेकिंग तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। एक और मेन कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूट इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखेंगे जरा आप मेरे साथ। ये देखिए, बस अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं इस चैप्टर से। की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। पहले तो समझ लो की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर क्या है। कोई भी रिसोर्स अगर जितना चाहिए उतना अवेलेबल ना हो तो उसे हम लिमिटिंग फैक्टर का नाम देते हैं। मान लो कंपनी 4 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, चारों तरह के प्रोडक्ट में सेम मशीन यूज की जाती है, लेकिन मशीन की कैपेसिटी लिमिटेड है। मशीन सिर्फ 2000 घंटे ही काम कर सकती है। अच्छा, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है लेकिन मशीन लिमिटेड सप्लाई में है, लिमिटेड आवर्स अवेलेबल हैं उसके। तो इस केस में हम मशीन की कैपेसिटी को कहेंगे, मशीन आवर्स को कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर। लेबर भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। कंपनी एक ही तरह के मटेरियल से अगर 4 तरह के प्रोडक्ट बनाती है और वो मटेरियल जितना हमने चाहिए उतना नहीं है, कम अवेलेबल है, तो मटेरियल को भी लिमिटिंग फैक्टर कहा जा सकता है। तो ये मैंने कहा मशीन आवर्स या लेबर आवर्स या मटेरियल, ये सब क्या हो सकते हैं? ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। और यही हमारे रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अगर रिसोर्स लिमिटेड अवेलेबिलिटी में है तो उस लिमिटेड रिसोर्स को किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगाया जाए, क्योंकि किसी में भी लगाया जा सकता है। इस लिमिटिंग फैक्टर को किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डिवोट किया जाए, यूज किया जाए, जिससे कि कंपनी का अर्न होने वाला प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, उस कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर नाम दिया है की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर का नाम। ध्यान रहेगी ये बात। चलो पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा है हमने। की फैक्टर, देखिए, की ओब्लिक लिमिटिंग फैक्टर is that resource of production which is not available according to the requirement to produce 100% demand of all the products। की फैक्टर वो रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल ना हो जो कि सफिशिएंट होगी अपने प्रोडक्ट्स की 100% डिमांड को मीट करने के लिए। मैंने क्या कहा? उतनी अवेलेबिलिटी में अवेलेबल ना हो, यानी जितना रिसोर्स हमारी सभी प्रोडक्ट्स की 100% रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, उतना अवेलेबल ना हो तो उस रिसोर्स को ही हम लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर का नाम देते हैं। आगे पढ़ें। इन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू कंप्यूट मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स पॉसिबल इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जितना भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उस अवेलेबल रिसोर्स में किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी यूनिट्स बनाई जाएं, इसे हम कहते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। मिक्स का मतलब किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन का मिक्सचर क्या रखें इस अवेलेबल रिसोर्स में, वो हमें यहां पर निकालना होता है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, 2 तरह के स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। पहले हमें यह चेक करना पड़ता है कि आखिर सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है कौन सा, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता होगा। सबसे पहले रिसोर्स को उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डिवोट करेंगे, उसके बाद कम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, उसके बाद कम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, इस तरह से हम काम करते हुए चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट्स को रैंक देनी पड़ेगी। और रैंक किसके बेस पर देंगे? कंट्रीब्यूशन के बेस पर, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है।
देखिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। रैंकिंग बनाने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, और देखो मैंने वही किया है यहां पर। मैंने एग्जांपल में लिया है, मान लीजिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी। ठीक है, देखना क्या लिखा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये ले लिया हमने यहां पर, लेस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हमने डिवाइड किया किससे, लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट। डिवाइड करेंगे किससे, लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट। मान लीजिए मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, जिस प्रोडक्ट को बनाने में जितना केजी मटेरियल लगता होगा उतने केजी से डिवाइड कर दो। मान लो ए बनाने में, ए की एक यूनिट बनाने में 2 केजी मटेरियल लगता है, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। बी बनाने में 5 केजी मटेरियल लगता है, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। अगर लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स हैं, तो हर एक यूनिट को बनाने में कितने कितने लेबर आवर्स लगते हैं वो लेकर चलेंगे। अगर लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स हैं, तो हर एक प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर्स लगते हैं वो लेकर चलेंगे। डिवाइड करके यहां पर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा फिर, ये कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यानी अगर मेटेरियल लिमिटिंग फैक्टर था तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल। लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर थे तो हम यहां पर लिख देंगे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है तो हम लिख देंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। और जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, वो प्रोडक्ट को हम देंगे फर्स्ट रैंक। यानी यहां पर फिर हम इन्हें रैंक देकर चलेंगे, किसको फर्स्ट, किसको सेकंड, किसको थर्ड, वो डिपेंड करेगा कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने बात की रैंक की। फिर इसके बाद स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा हमें, किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट जो सबसे बेनिफिशियल होंगी। देखो जरा, इसे हम नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का स्टेटमेंट देखना क्या लिखा है हमने। सबसे पहले हमने लिखा प्रोडक्ट, फिर हमने लिखा यूनिट्स जो कि हमें निकालनी है, कितनी प्रोडक्ट की कितनी, किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बनाए। फिर हमने लिखा लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, हर एक यूनिट को बनाने में कितना कितना रिसोर्स यूज होता है। और फिर हमने लिखा टोटल रिसोर्स। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम यहां पर प्रोडक्ट्स को लिख लेंगे, प्रोडक्ट्स को, और प्रोडक्ट्स को लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रैंक, रैंक को ध्यान में रखते हुए। यूनिट्स फिर हम निकालेंगे, यूनिट्स कैसे निकालेंगे अभी मैं एक एग्जांपल से डिस्कस कर लूंगा। टोटल रिसोर्स को यहां लिखेंगे, और टोटल रिसोर्स को फिर हम यहां पर इस तरह से यूटिलाइज करते जाएंगे और ये यूनिट्स निकालते जाएंगे। इन यूनिट्स के लिए भी मैंने देखो एरो लगाकर नीचे क्या लिखा है, पॉसिबल यूनिट्स इन अवेलेबल रिसोर्सेस। कितनी यूनिट्स अवेलेबल हैं, कितनी यूनिट्स पॉसिबल हैं इस अवेलेबल रिसोर्स के अंदर, वो हम निकालेंगे एक एग्जांपल से। इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, देखिए जरा। ये रहा क्वेश्चन, और ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज। एबीसी लिमिटेड पढ़ रहे हैं ना, एबीसी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। All products use the same raw material which is scarce and available to the extent of 61,000 kg only. देख रहे हैं आप, कंपनी 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, रॉ मटेरियल लिमिटेड अवेलेबिलिटी में है, और जो कि सिर्फ कितना अवेलेबल है, 61,000 kg अवेलेबल है सिर्फ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। क्या क्या दिया है, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट केजी में दे रखा है, मार्केट डिमांड किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है वो हमें दे रखी है, 5,000, 3,000, 4,000। फिक्स्ड कॉस्ट आर 1,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे दी है, ये तो कॉमन रहेगी सभी प्रोडक्ट्स की। एडवाइज द कंपनी अबाउट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, आपने बताना है मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स क्या है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम सच प्रोडक्ट मिक्स, और उस प्रोडक्ट मिक्स से अर्न होने वाला प्रॉफिट भी आपने निकाल कर देना है यहां पर। चलो सबसे पहले तो रैंक, सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है कौन सा। सॉल्यूशन, तो क्या नाम दिया था हमने स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग।
एक्स वाई जेड। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट। देखो जरा कितना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100, 140, 90, 100, 140, 90 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट भी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, ये देखो 75, 110, 65, 75, 110, 65 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25, 30, 25। मैं यहां पर रैंक नहीं दे सकता हूं, मुझे यह भी देखना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल लगता है। तो यहां पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय मटेरियल पर यूनिट, और मटेरियल किस चीज में, किस यूनिट्स में दे रखा है, केजी में। देखो जरा एक यूनिट में कितना कितना मटेरियल लगता है, ये देखिए 5 केजी, 8 केजी, 6 केजी, 5, 8, 6। और जब हम कंट्रीब्यूशन को इससे कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना, ये आ गया ₹5। वाई से कितना आ रहा है, वाई से आया 3.75, और जेड से 4.1666, ये कंट्रीब्यूशन पर केजी आ गया। और आप बताइए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है। सर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक्स से है तो इसे मैं फर्स्ट रैंक दूंगा, सेकंड रैंक देंगे हम जेड को क्योंकि 5 के बाद 4.166 है, और लास्ट रैंक देंगे हम वाई को यानी थर्ड रैंक। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, यानी किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बनाई जाए जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। देखिएगा जरा, अब ये कैसे बनाया जाएगा ये ध्यान देने वाली बात है। स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। अच्छा इन्होंने कहा था प्रॉफिट भी निकालना, तो यहीं पर हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। देखिएगा प्रॉफिट, ध्यान से समझना। प्रोडक्ट यूनिट्स मटेरियल पर यूनिट इन केजी टोटल मटेरियल इन केजी। प्रोडक्ट कौन कौन से थे हमारे, एक्स वाई जेड। साथ में इनकी रैंक भी लिखो, रैंक देखो अभी हमने दी है, ध्यान से प्लीज। एक्स को हमने दी है फर्स्ट रैंक, वाई को हमने दी है थर्ड रैंक, और जेड को हमने दी है सेकंड रैंक। ठीक है, मटेरियल पर यूनिट कितना कितना लगता है वो देखो अभी यहीं से देखकर लिख लेते हैं। ये रहा 5 केजी, 8 केजी, 6 केजी। हम ध्यान से देखते रहे ना, मैं पहले कौन सी चीज फिल कर रहा हूं।
5 kg, 8 kg, 6 kg। टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है क्वेश्चन से देखिए। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ मेटेरियल कितना बताया था, देखो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में ही लिखा था, ये रहा 61,000 kg। 61,000 kg। अब सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, देखिए सबसे बेस्ट रैंक प्रोडक्ट है एक्स। मैंने पहले ही बताया था अकॉर्डिंग टू रैंक बात करेंगे, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये है एक्स। अच्छा एक्स सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है तो एक्स की कितनी यूनिट बनाएं, जितनी बेची जा सकती हैं, जो बिकेंगी ही नहीं उतना बनाने से फायदा क्या है। तो एक्स की कितनी मैक्सिमम यूनिट बेची जा सकती हैं, ये डिमांड से चेक कीजिए। प्रोडक्ट की डिमांड देखो, मार्केट डिमांड ये दे रखी एक्स की 5,000, तो 5,000 बना लेते हैं इसकी। क्या इतना मटेरियल है कि 5,000 यूनिट्स बन सकेंगी, हाँ सर इतना मटेरियल तो है। हमारे पास तो 61,000 kg है, हम तो सिर्फ 5,000 बनाने की बात कर रहे हैं। तो बताइए 5,000 यूनिट्स इंटू 5 kg कितना आ जाएगा, 25,000 kg लग जाएगा इसमें। समझ आई आपको बात। सबसे पहले मैंने एक्स की मैक्सिमम डिमांड क्या दे रखी थी वो कंप्लीट कर दी है। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट एक्स है, जितना मैक्सिमम बेचा जा सकता है उतना बनाओ। अच्छा 61,000 में से 25,000 हमने कहा एक्स में लगा दो, क्या उसके बाद मटेरियल बचेगा, हाँ सर मटेरियल तो बच गया। अभी 61 में से 25 यूज होगा तो 36,000 मटेरियल बचा होगा। अब सेकंड रैंक प्रोडक्ट कौन सा है, सेकंड रैंक प्रोडक्ट देखिए ये रहा जेड। जेड की डिमांड कितनी दे रखी है वो चेक करो। सर जेड की डिमांड दी है 4,000, क्या इतना मटेरियल हमारे पास अभी बचा है कि इसकी 4,000 यूनिट्स बन जाएं, हाँ सर इसकी 4,000 यूनिट्स भी बन जाएंगी। तो 4,000 इंटू 6 ये कितना मटेरियल लग गया, 24,000। क्या मटेरियल अभी भी बाकी रह गया, हाँ सर 61,000 था, 25,000 हम कह रहे हैं एक्स में लगा देंगे, 24,000 हमने कहा जेड में लगा देंगे, मेटल अभी बचा हुआ है कितना 12,000। इसे किस में लगाएं सर, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो वाई बचा है, ये लो बचा हुआ मेटल वाई में लगा देंगे। 12,000 kg ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये कहां से आया, ये बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है। एक यूनिट बनाने में 8 kg मेटेरियल लगता है। अब देखो यहां पर रिवर्स कैलकुलेशन होगी। 12,000 kg मेटेरियल हमारे पास है, ये रहा, एक यूनिट बनाने में 8 kg लगता है, तो 12,000 kg मेटेरियल से कितनी यूनिट बन सकती हैं, 12,000 डिवाइड बाई 8, ये आ गया कितना 1,500 यूनिट्स। समझ आया आपको कैसे कंप्यूटेशन की है, हमने रैंक को ध्यान में रखते हुए यहां पर काम किया है। ये देखो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स इन्होंने मांगा था वो हमने निकाल दिया, कैसे निकाला और किसे हमने ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कहा, जो यूनिट्स हम निकाल के देने हमने निकाल दिया ना, एक्स की 5,000 यूनिट्स, वाई की 1,500, जेड की 4,000, ये ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स है। इन्होंने कहा था इस प्रोडक्ट मिक्स से प्रॉफिट भी निकाल दो, ये देखो मैं प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं, यहीं पर निकाल सकते हैं कैसे, यहां पर हम लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और लास्ट में टोटल। अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने ऊपर निकाला तो था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखिए ये रहा 25, 30, 25 लिख देते हैं यहां पर 25, 30, 25। टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं बता सकते हो, अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने में क्या है देखो जरा, ये देखिए 5,000 यूनिट्स और एक यूनिट से 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 25, ये कंट्रीब्यूशन आ गया 1,25,000। इसी तरह y की कितनी यूनिट्स बनाई है हमने, सर y की यूनिट्स बनाई है 1,500, एक यूनिट से 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 1,500 इंटू 30 कितना आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, ये आ गया 45,000। 45,000। Z की हमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, Z की हमने यूनिट प्रोड्यूस की हैं 4,000, एक यूनिट से 25 का कंट्रीब्यूशन, तो 4,000 इंटू 25 ये आ गया 1 लाख, 1 लाख का कंट्रीब्यूशन।
लास्ट में कर देंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट निकालना था हमें, टोटल कंट्रीब्यूशन हम निकाल चुके हैं। और कितना आ रहा है ये टोटल कंट्रीब्यूशन? 2,70,000 का प्रॉफिट निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए। ये रही फिक्स्ड कॉस्ट, हमें दे रखी थी क्वेश्चन में टेबल के बाद 1,50,000। 1,50,000 और ये निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट 1,20,000 का। अवेलेबल 61,000 केजी मटेरियल के अंदर जो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स है वो एक्स की 5,000 यूनिट्स, वाई की 1,500 यूनिट्स, जेड की 4,000 यूनिट्स हैं। और इनसे अर्न होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो होगा 1,20,000, जो कि सबसे बेस्ट प्रॉफिट है। 61,000 केजी मटेरियल के अंदर 1,20,000 रुपीज से ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं किया जा सकता, ये सबसे बेस्ट है। देखा आपने कितनी यूजफुल टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, और कितनी यूजफुल टेक्निक है कि आपके पास अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उसमें भी आपको उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन निकाल कर दे सकती है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया है। मार्जिनल कॉस्टिंग से इस तरह के ही क्वेश्चन, यानी जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में किया, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट, या सेल्स दे दी है तो प्रॉफिट बता दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर हमने कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। और फिर हम यहाँ पर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर है तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स उस लिमिटिंग फैक्टर के अंदर कैसे निकाला जा सकता है। ये एग्जांपल जो हमने यहां पर डिस्कस किया है, मटेरियल को लिमिटिंग फैक्टर लेते हुए किया है। लिमिटिंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, एनी अदर कंपोनेंट भी हो सकते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो, एज द केस में भी। क्लियर है? चलो, मार्जिनल कॉस्टिंग पर हम चर्चा रखेंगे इतनी ही। मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं इसमें। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। आ जाइए जरा।